हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग डिस्कस करेंगे एचसीएस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शन इज हाईएस्ट अमंग ऑल द फ्रिक्शन। सभी फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन सी होती है? ऑप्शंस आर रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और कांट से। इसका सही आंसर हो जाएगा हाईएस्ट होती है स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे ज्यादा होती है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड देन होता है रोलिंग फ्रिक्शन। इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। पहले तो फ्रिक्शन क्या होता है आपको यही पता होना चाहिए। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन जो है फोर्स होती है जो अपोज करती है मोशन को। फॉर एग्जाम्पल हमें मूव करना है इस डायरेक्शन में, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है उसे फ्रिक्शन बोला जाता है बिटवीन द सरफेस एंड दैट आर कॉन्टेक्ट। ओके, एंड देर आर फोर टाइप ऑफ फ्रिक्शन। चार तरीके की फ्रिक्शन होती है, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग और फ्लूइड फ्रिक्शन। जो तीन ये है स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, ये जो है सॉलिड सरफेसेस के बीच में होती है। स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो ऑकर करती है सॉलिड सरफेसेस में। और जो फ्लूइड है, फ्लूइड फ्रिक्शन, ये किसके बीच में होती है? ये होती है लिक्विड, लिक्विड और गैसेस के बीच में जो फ्रिक्शन होता है ये फ्लूइड फ्रिक्शन बोला जाता है। पिक्चर के थ्रू आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मीन्स जो मूव करने से रोकता है, उसे फ्रिक्शन बोला जाता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन किस तरह से होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन में कोई मोशन नहीं होता है, नो मोशन। इधर फोर्स अप्लाई हो रही है, नीचे की तरफ फ्रिक्शन है, एक हमारा सॉलिड थिंग होती है, इसे स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। स्लाइडिंग में आप नाम से ही देख सकते हैं, यहाँ पे स्लाइडिंग मोशन होती है। और रोलिंग में जो है रोलिंग मोशन होती है। ओके, सबसे ज्यादा जो है कहाँ पे होता है फ्रिक्शन? सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन में, एंड देन स्लाइडिंग में, एंड देन रोलिंग में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है लिक्विड्स विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट कैन बी सेपरेटेड बाय। बताइए, जो लिक्विड्स होते हैं जिनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है उनको किस प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है? ऑप्शंस आर एवोपोरेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन और क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इनको सेपरेट किया जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस से। तो डिस्टिलेशन का मतलब ही क्या है? डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वहां यूज होता है जहां पे लिक्विड का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। लिक्विड्स जिनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है उनको सेपरेट करते हैं डेस्टिलेशन मेथड से। डेस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे कंपोनेंट को जो है सेपरेट किया जाता है, सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बेस्ड ऑन द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। इसका एग्जाम्पल है जहाँ पे डिस्टिलेशन यूज किया जाता है वो है प्योरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, डीसैलिनाइजेशन, क्रूड ऑयल रिफाइनिंग एंड मेकिंग लिक्विफाइड गैसेस फ्रॉम द एयर। ओके, पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल जो डिस्कस कर रहे हैं वो है क्रूड ऑयल रिफाइनिंग। क्रूड ऑयल रिफाइनिंग में हम डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर के थ्रू बेटर समझ आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे डिस्टिलेशन हो रहा है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल को जो है फर्नेस में डाला गया, डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ से मिले हैं क्रूड ऑयल में से। तो सबसे हाई टेम्परेचर पे ब्यूटामिन मिला है, एंड देन लुब्रिकेटिंग ऑयल, देन फ्यूल ऑयल, फिर डीजल, पैराफिन, नेफ्टा एंड गैसोलीन, एंड सबसे कम पे जो है पेट्रोलियम गैस। सबका जो है अलग अलग टेम्परेचर है, तो इनको इजीली डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर लिया गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है द पॉलीमर यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टिक क्रॉकरी इज। जो पॉलीमर यूज किया जाता है प्लास्टिक की क्रॉकरी बनाने में, उस पॉलीमर को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर डेक्रोन, नाइलॉन, बेकेलाइट और मेलेमाइन। तो इसको सही आंसर हो जाएगा, इसे बोला जाता है मेलेमाइन। डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है इन विच इन सिटू बायोरेमिडिएशन टेक्निक the addition of archaea or bacterial culture required to speed up the rate of degradation of the contaminant। contaminant की डिग्रेडेशन को बढ़ाने के लिए आर्किया और बैक्टीरिया जो है वो ऐड किए जाते हैं। तो ये कौन सी बायो रेमेडिएशन टेक्निक में किया जाता है? ऑप्शंस आर बायोवेंटिंग, बायो ऑगमेंटेशन, बायोस्पर्जिंग और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ये बायो एगमेंटेशन टेक्निक में किया जाता है। इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। बायो एगमेंटेशन को बायोलॉजिकल ऑगमेंटेशन भी बोला जाता है।
और इसमें क्या किया जाता है, इसमें ऐड किया जाता है आर्किया और बैक्टीरिया, जो किस लिए ऐड किए जाते हैं, ताकि जो कॉन्टामिनेंट है उसकी डिग्रेडेशन की स्पीड को बढ़ाया जा सके, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वहां पे ओरिजिनेट होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो डिग्रेड करते हैं कॉन्टामिनेटेड एरिया को, बट वो जो है क्या बहुत स्लो होते हैं। ओके, may already be able to break down waste but perhaps या तो वो inefficient होते हैं और slow होते हैं। पिक्चर के थ्रू हम देखेंगे तो हम बेटर समझ पाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये contaminated environment है, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ बैक्टीरिया हैं, ये इंडिजीनियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर जो है वो कॉन्टामिनेंट को शो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे स्पीड बहुत स्लो है इनकी, इनको डिग्रेड करने के लिए कॉन्टामिनेंट को जो है डिग्रेड करने की स्पीड इन बैक्टीरिया की बहुत स्लो है, इनएफिशिएंट है, बहुत स्लो है। तो इसमें हम कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड कर देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो ये येलो और ब्लू में है, ये अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड किए गए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कॉन्टामिनेंट जो है वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं, कॉन्टामिनेंट फ्री एनवायरनमेंट हो गया है। इस तरीके से इसका सक्सेसफुली बायो रिमेडिएशन हो गया। तो हमने अभी बायो एक्यूमुलेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम बायो वेंटिंग और बायो स्पर्जिंग भी देख लेते हैं क्या होती है। बायो वेंटिंग भी इन सिटू रेमेडिएशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बायोडिग्रेड करने के लिए ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, जिनको एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल के द्वारा अनसैचुरेटेड जोन में। ओके, बायो वेंटिंग और बायो स्पर्जिंग में मेन डिफरेंस यही है, ये अनसैचुरेटेड जोन में होता है और ये सैचुरेटेड जोन में होता है। ओके, ये भी इन सिटू रेमेडिएशन टेक्नोलॉजी होती है। इसमें यूज किए जाते हैं इंडिजीनियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें ऐड नहीं किए जाते, इसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है बायोडिग्रेड करने के लिए ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट सैचुरेटेड जोन में। ओके, बायोस्पर्जिंग में फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो वहां पे बायोस्पर्जिंग में एयर और न्यूट्रिएंट्स जो है वो इंजेक्ट किए जाते हैं सैचुरेटेड जोन के अंदर, इंक्रीज करने के लिए जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है इंडिजीनियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ओके, इंडिजीनियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही एक्टिविटी बढ़ानी है सैचुरेटेड जोन में, तो उसके लिए ऐड कर देंगे, इंजेक्ट करेंगे एयर और न्यूट्रिएंट्स। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के क्या इम्पैक्ट होते हैं? ऑप्शंस आर रिलीज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस लाइक क्रोमियम इन द सॉइल, washes away minerals from the soil, releases harmful substance like cadmium in the soil, or all of the above। तो इसका सही आंसर है एसिड रेन से क्या होता है, एसिड रेन जो है वो वॉश कर लेता है मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, बी इसका सही आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो इम्पैक्ट होते हैं एसिड रेन के वो है वॉशिंग अवे ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, से जो है न्यूट्रिएंट्स को ये वॉश अवे कर लेता है। एग्जांपल है जैसे कि एसिड रेन जो है वो क्या करती है, वो लीच कर लेती है एल्यूमिनियम को फ्रॉम द सॉइल क्ले पार्टिकल एंड देन फ्लो इनटू द स्ट्रीम्स एंड लेक्स। जो मिनरल्स हैं सॉइल के जो मिनरल्स होते हैं या सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वॉश अवे करके ये कहाँ ले जाती है, स्ट्रीम्स और लेक्स के अंदर ले जाती है। एसिड रेन की यहाँ पे बात हो रही है और ये डैमेज करती है वैक्सी प्रोटेक्टेड लेयर ऑफ द लीव्स, लीव्स के ऊपर जो वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर होती है उनको भी डैमेज करता है। साथ ही साथ जो है जंग लग जाता है, कोरोजन होता है स्टील स्ट्रक्चर्स का जैसे कि ब्रिजेस, और उसके साथ साथ वेदरिंग होती है स्टोन बिल्डिंग्स की और स्टैचूज की, और इम्पैक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी। ताजमहल भी जो है काफी न्यूज में रहा था, एसिड रेन की वजह से उसकी भी डिग्रेडेशन हो रही है। एसिड रेन इफेक्ट ताजमहल, ताजमहल जो है वो मार्बल से बना हुआ है, व्हाइट मार्बल से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड एट यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन। बताइए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शंस आर पेरिस 2015, बोन जर्मनी 2017, मराकेश मोरक्को 2016, और नन ऑफ द अबव। तो ये मोस्टली आप सभी को पता होगा, जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, और ये जो है लॉन्च किया गया था पेरिस में 2015 में। यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में एनवायरनमेंट की रिगार्डिंग, तब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसमें जो है मेन रोल किसने अदा किया था, तो वो इंट्रोड्यूस इसे किया गया था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी।
और साथ ही साथ फ्रांस, मीन्स इंडिया और फ्रांस का कंट्रीब्यूशन इसमें मेन रहा था। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसे इंट्रोड्यूस किया था। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो कॉमन प्लेटफॉर्म है फॉर कोऑपरेटिंग अमंग सन रिच कंट्रीज जो लाई करती हैं आइदर फुली और पार्शियली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है? ये हमारी अर्थ है। अर्थ में यहाँ पे इक्वेटर होता है, 0 डिग्री पे होता है इक्वेटर। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और सर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 23 डिग्री साउथ में होता है। और तो यहाँ पे क्या बोला गया था, यहाँ पे जो सन रिच कंट्रीज हैं जो फुली या फिर पार्शली आती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, फुली तो हो जाएंगी जो इसके बीच में आएंगी, पार्शली मीन्स थोड़ा एरिया भी आता है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, तो वो सब जो है कवर होंगी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। और ये इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया था यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो पेरिस में हुई थी 2015 में। और इम्पोर्टेंट ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये एक इकलौती ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? इंडिया में है। इंडिया में कहाँ है? इंडिया में ये है गुरुग्राम में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेक्रेड ग्रुप्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। सेक्रेड ग्रुप्स आर दोज प्लेसेस दैट हैज द हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन। सेक्रेड ग्रुप्स क्या होती हैं? पहले तो यही पता होना चाहिए। सेक्रेड ग्रुप वो प्लेस होते हैं जिनकी हिस्ट्री होती है रिलीजियस और कल्चर ट्रेडिशन की। और अब पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आस पार्ट ऑफ सेक्रेड ग्रुप्स। इनमें से कौन सा जो है वो सेक्रेड ग्रुप्स का पार्ट नहीं है? ऑप्शंस आर अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, खासी जयंतिया हिल्स इन मेघालय, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही जो है सेक्रेड ग्रुप्स का पार्ट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मेन सेक्रेड ग्रुप्स इंडिया में कौन कौन सी हैं। वो है खासी जयंतिया हिल्स जो मेघालय में है, अरावली हिल्स राजस्थान में, वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका का, बस्टर, चंदा, सरगुजा एरिया मध्य प्रदेश का। ये जो है कुछ सेक्रेड ग्रुप्स के नाम है जो इंडिया में सेक्रेड ग्रुप्स हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग कवर लोवेस्ट परसेंट ऑफ कंट्रीज लैंड मास। लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ कंट्री लैंड मास इनमें से कौन सा है? ऑप्शंस आर आइलैंड, गैंगेटिक प्लेन, सेमी एरिड एरिया और डेजर्ट। तो इसका सही आंसर है इन सब में सबसे कम एरिया जो है वो सबसे कम परसेंट कंट्री का लैंड मास आइलैंड में है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम परसेंटेज भी देख लेते हैं कौन सा कितना कंट्रीब्यूट करता है। आइलैंड जो है वो बायोजियोग्राफिक जोन है जिसमें अंडमान निकोबार भी इंक्लूडेड है जो बे ऑफ बंगाल में आता है। तो टोटली ये कवर करता है इंडिया का 0.03%। जो आइलैंड है इंडिया के अंदर वो 0.03% है। गैंगेटिक प्लेन जो है वो है 11%, सेमी एरिड एरिया है 15.6% और डेजर्ट है 6.9% एरिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड इज फाउंड ओनली इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इन पेनिसुलर इंडिया। ये इस बर्ड के बारे में पूछा गया है। ये केवल आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, पेनिसुलर इंडिया में आंध्र प्रदेश आता है। तो ये किस बर्ड की बात हो रही है? ऑप्शंस आर फॉरेस्ट आउलेट, जर्डन कर्सर, बंगाल फ्लोरिकन और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है जर्डन कर्सर। जो जर्डन कर्सर है वो केवल और केवल आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में ये कहाँ पाया जाता है वो भी हम देख लेते हैं। जर्डन कर्सर जो है वो नॉक्टूरल बर्ड है। नॉक्टूरल का मतलब क्या होता है? नॉक्टूरल का मतलब होता है जो रात में जागते हैं। फॉर एग्जाम्पल आउल, आउल भी एक नॉक्टूरल बर्ड है। ये केवल पाया जाता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट की नॉर्दर्न पार्ट में ये पाया जाता है। इन स्पीसीज को पहले कंसिडर्ड किया गया था कि ये लुप्त हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं, लेकिन इनको दोबारा डिस्कवर किया गया 1986 में। उसके बाद से सिंस देन द एरिया ऑफ डिस्कवरी वाज डिक्लेयर्ड एज श्रीलंका मालेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये श्रीलंका में ही ये आती है आंध्र प्रदेश में, आंध्र
प्रदेश में ये आती है मालेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि श्रीलंक मालेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ आती है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ये आती है आंध्र प्रदेश में और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलते हैं जैडन कर्जर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है नंगल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज सर्विंग विच एरिया। जो नंगल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो कौन से एरिया को सर्व करता है? ऑप्शंस आर अंबाला, हिसार, सिरसा और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी को जो है सर्व करता है। अंबाला में भी ये सर्व करता है, हिसार और सिरसा में भी। ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। जो नंगल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये एक इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है, ये 3 स्टेट को सर्व करता है, वो है पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। और हरियाणा की अगर बात करें तो ये हरियाणा की 9 डिस्ट्रिक्ट को सर्व करता है, उनमें से 3 हमने ऑलरेडी देख ली है, बाकी हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। नंगल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो सर्व करता है भिवानी, कैथल, अंबाला, जींद, सिरसा, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, फतेहाबाद, इन सब डिस्ट्रिक्ट को सर्व करता है हरियाणा की नंगल इरिगेशन लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है हथनी कुंड के बारे में। हथनी कुंड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। हथनी कुंड जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? ऑप्शंस आर हिसार, यमुनानगर, सिरसा, करनाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पे जो है हथनी कुंड बैराज भी बना हुआ है हथनी कुंड के ऊपर। हथनी कुंड इज कंक्रीट बैराज ऑन यमुना रिवर। यमुना रिवर के ऊपर जो है कंक्रीट बैराज हथनी कुंड में बना हुआ है और ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आता है हरियाणा की। ये अभी न्यूज में भी था, हथनी कुंड जो है न्यूज में था, क्योंकि जो हमारे टूरिस्ट मिनिस्टर हैं, कौन है हमारे टूरिस्ट मिनिस्टर? ये है कंवरपाल गुर्जर। कंवरपाल गुर्जर इन्होंने जो है अनाउंस किया था कि हथनी कुंड को डेवलप किया जाएगा एज अ टूरिस्ट स्पॉट ऑन द लाइन ऑफ केरला। अभी ये केरला विजिट पे गए थे, तब वहां से इंस्पायर होकर इन्हें लगा कि हम हथनी कुंड को भी इस तरह से जो है एज अ टूरिस्ट स्पॉट डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे बोटिंग फैसिलिटी एटसेट्रा जो है बनाकर जो है इसे टूरिस्ट स्पॉट जो है बनाया जाएगा, ये इन्होंने अनाउंस किया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है ककरोई माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट इज बीइंग इंस्टॉल्ड एट विच डिस्ट्रिक्ट। ककरोई माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में इंस्टॉल किया गया? ऑप्शंस आर हिसार, पानीपत, करनाल, सोनीपत। ये मैंने करंट के जो क्वेश्चन कराए थे वहां भी कराया था आपको। ककरोई माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो सोनीपत में है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सोनीपत में विलेज का नाम है ककरोई, जहाँ पे ये बनाया गया था। इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Kakroi microhydel project with ultra low head is located on the western Yamuna Canal at the village Kakroi, जो आता है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। Now move to the next question. Next question में पूछा गया है महात्मा गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। महात्मा गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? ऑप्शंस आर हिसार, पानीपत, झज्जर और रोहतक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये झज्जर में आता है। महात्मा गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट आता है झज्जर में। झज्जर में जो है झरली विलेज में ये है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फर्नेस ऑयल। फर्नेस ऑयल के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, ट्रू बतानी है। फर्स्ट है इट कंसिस्ट मेनली ऑफ रेजिड्यू फ्रॉम द क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन। अभी हमने पहले देखा था कि डिस्टिलेशन के प्रोसेस से जो है क्रूड ऑयल को सेपरेट किया जा सकता है, तो ये उसी का पार्ट है ये भी। फर्नेस ऑयल भी जो है वो क्या डिस्टिलेशन के प्रोसेस से क्रूड ऑयल से सेपरेट करते हैं और ये मेनली जो है इसमें रेजिड्यू होते हैं जो क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन के बाद बचते हैं। सेकंड, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है इट इज यूज्ड प्राइमरली फॉर स्टीम बॉयलर्स इन पावर प्लांट। पावर प्लांट में जो स्टीम बॉयलर्स होते हैं वहां पे यूज किया जाता है फर्नेस ऑयल का, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फ्लैश पॉइंट यूजुअली हायर देन दैट ऑफ द केरोसिन ऑयल। और इसका जो फ्लैश पॉइंट होता है वो हायर होता है केरोसिन ऑयल से, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और पूछा गया है ट्रू, आप बताइए। तो ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3।
इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं पिक्चर के थ्रू, हम देख लेते हैं फर्नेस ऑयल के बारे में। जैसे कि क्रूड ऑयल है, उसको फर्नेस में हमने हीट किया, डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। सबसे पहले मिलता है लुब्रिकेटिंग ऑयल और पैराफिन वैक्स एस्फोल्ट सबसे हाई टेम्परेचर पे। उसके बाद जो कम टेम्परेचर होता है फ्यूल ऑयल मिलता है, फिर डीजल ऑयल मिलता है, देन कैरोसिन, देन गैसोलीन, गैसोलीन को पेट्रोल भी बोलते हैं, फिर एलपीजी मिलता है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और यहाँ पूछा गया है फर्नेस ऑयल। फर्नेस ऑयल जो है, फ्यूल ऑयल को ही फर्नेस ऑयल भी बोला जाता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट बोला गया था कि कैरोसिन से ज्यादा होता है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्नेस ऑयल जो है 370 डिग्री सेल्सियस पे है, और कैरोसिन जो है अप्रोक्सीमेटली 200 डिग्री सेल्सियस पे ऑब्टेन किया जाता है। तो इसका जो है फ्लैश पॉइंट ज्यादा होता है कैरोसिन से। स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मेरी सहेली इज द इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसका इनिशिएटिव है मेरी सहेली? ऑप्शंस आर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ और बीएसएफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इनिशिएटिव है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का। ये इसका सही आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे इसकी। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसे लॉन्च किया गया था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। कहाँ पे? साउथ ईस्टर्न रेलवेज में। किसके लिए? फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द वुमेन पैसेंजर्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, फर्स्ट सीएनजी ट्रेन ऑफ हरियाणा वो स्टार्टेड फ्रॉम। जो पहली सीएनजी ट्रेन है हरियाणा की, वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ऑप्शंस आर रेवाड़ी टू रोहतक, भिवानी टू दादरी, हिसार टू भिवानी और अंबाला टू पानीपत। तो इसका सही आंसर है, सीएनजी ट्रेन जो है हरियाणा की वो स्टार्ट हुई थी रेवाड़ी से रोहतक में। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडियन रेलवे ने लॉन्च की थी फर्स्ट सीएनजी पावर पैसेंजर ट्रेन फ्रॉम रेवाड़ी टू रोहतक, और ये जो है रन कर सकती है दोनों पे ही, सीएनजी पे भी और साथ ही साथ डीजल पे भी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है, नॉर्दर्न रेलवे वर्कशॉप इज सिचुएटेड इन। इनमें से कहाँ पे है नॉर्दर्न रेलवे वर्कशॉप? ऑप्शंस आर दादरी, जगाधरी, मानेसर और कुंडली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नॉर्दर्न रेलवे वर्कशॉप जो है वो है जगाधरी में। जगाधरी जो है वो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। इसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो ये वर्कशॉप है इसका नाम है कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप जगाधरी। ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आता है हरियाणा की। यहाँ पे जो है जो नॉर्दर्न रेलवे है, नॉर्दर्न रेलवे की वर्कशॉप पूछी थी, तो नॉर्दर्न रेलवे की टोटल 8 वर्कशॉप हैं, उनमें से एक जगाधरी में है। एंड जो नॉर्दर्न रेलवे है वो कितने टोटल 18 रेलवे जोन्स है, उनमें से एक है नॉर्दर्न रेलवे, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, वेयर इज द एयरपोर्ट और एरोड्रोम नॉट प्रेजेंट इन हरियाणा। यहाँ इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है एयरपोर्ट और एरोड्रोम नहीं है? ऑप्शंस आर फरीदाबाद, पिंजौर, हिसार और नारनौल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। फरीदाबाद में ना तो कोई एयरपोर्ट है, ना ही कोई एरोड्रोम है, और बाकी तीनों में है, पिंजौर में भी है, हिसार में भी है, नारनौल में भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने पहले भी सिमिलर क्वेश्चन कराया था, एयरपोर्ट और एरोड्रोम का डिफरेंस मैंने इस वहां पे ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, तो आपको पता ही होगा, प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, इन विच इवेंट तजिंदर पाल सिंह वोन द मेंस गोल्ड विद एन एशियन गेम रिकॉर्ड। हाँ जी बताइए। तजिंदर पाल सिंह पूछे गए हैं, इन्होंने गोल्ड जो है जीता था एशियन गेम्स में। तो कौन से इवेंट में इन्होंने जीता था? ऑप्शंस आर शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो और जेविलियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शॉर्ट पुट में। एशियन गेम जो है 2018 में हुए थे, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि 4 साल में ये एक बार होते हैं। तो 2018 वाले भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और स्पेशली कितने गोल्ड मेडल जीते थे और जिन जिन पर्सनैलिटीज ने वो गोल्ड मेडल जीते थे वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और यदि वो हरियाणा से हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्लेयर्स ने गोल्ड मेडल जीता था और किस किस गेम से वो एसोसिएटेड हैं, और यदि हरियाणा से हैं तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये भी पता होना चाहिए।
और नेक्स्ट कब होंगे, 4 साल बाद होते हैं तो 2022 में होंगे, और कहाँ पे होंगे ये आप मुझे बताएंगे। 2022 में ये कहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे, एशियन गेम्स भी और कॉमनवेल्थ गेम्स भी, साथ ही साथ ओलंपिक्स भी बताएंगे कि कहाँ पे होंगे नेक्स्ट वाले जो है कंडक्ट, वो कहाँ होंगे। अभी हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, इसके एक्सप्लेनेशन। तजेंद्र पाल सिंह तो जो है वो 7th गोल्ड मेडल अपना लेकर आए इंडिया में, और ये कहाँ पे इन्होंने जीता, शॉर्ट पुट इवेंट में इन्होंने जीता था एशियन गेम्स में। यहाँ पे इन्होंने रिकॉर्ड बनाया 20.75 मीटर थ्रो करके जकार्ता में। तो यहाँ से आपको समझ आ गया 2018 के जो है वो कहाँ हुए थे, जकार्ता में। जकार्ता कहाँ आता है, जकार्ता आता है इंडोनेशिया में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, विच कंट्री हैज लॉन्च अ हैंडबुक ऑन इट्स फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी टू प्रमोट वुमेन राइट ग्लोबली। ऑप्शंस आर जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, स्वीडन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये किया गया है स्वीडन कंट्री के द्वारा। उन्होंने एक हैंडबुक लॉन्च की है जिसका नाम है फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी। किस लिए, प्रमोट करने के लिए वुमेन के राइट पूरे ग्लोब में, ग्लोबली जो है वुमेन राइट को प्रमोट करने के लिए। इसके एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। स्वीडन बिगेन इट्स फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी इन रिस्पॉन्स टू द, किस रिस्पॉन्स में, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर जो सिस्टमेटिक सबऑर्डिनेशन होता है वुमेन का, वो अभी भी है डेली लाइफ में। काउंटलेस वुमेन और गर्ल्स जो हैं अराउंड द वर्ल्ड इसे फेस करती हैं। इसी के रिस्पॉन्स में ये फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी बनाई गई है स्वीडन गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा मैच जो है वो इनकोरेक्टली मैच्ड है। इनकोरेक्टली मैच आपको बताना है। यहाँ पे रिवर लिंक्स दिए गए हैं और वो कौन कौन सी स्टेट को कवर करते हैं मैच में, ये दिया गया है। तो देखते हैं, फर्स्ट है महानदी और गोदावरी लिंक। जो महानदी और गोदावरी लिंक है ये कवर करता है उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और छत्तीसगढ़। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड हम देखते हैं केन बेतवा लिंक। केन बेतवा लिंक जो है वो यूपी एमपी में है, तो ये वाली मैच भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दमन गंगा और पिंजाल लिंक, गुजरात और मध्य प्रदेश। एंड नेक्स्ट है बिरती और वारदा लिंक। बिरती और वारदा लिंक जो है, बिरती और वारदा लिंक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। तो ये वाला भी बिल्कुल सही है। सी हमारा रॉन्ग मैच है। दमन गंगा और पिंजाल लिंक जो है वो गुजरात और एमपी में नहीं, गुजरात और महाराष्ट्र में है। गुजरात और महाराष्ट्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर होगा, दमनगंगा और पिंजाल लिंक, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, which city won the title of cleanest city in स्वच्छ सर्वेक्षण 2020? ऑप्शंस आर इंदौर, भोपाल, सूरत, नवी मुंबई। तो ये तो सभी को ही पता होगा क्योंकि ऑलरेडी पिछले 4 साल से स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 स्वच्छ सर्वेक्षण जो होता है इसमें क्लीनेस्ट सिटी जो है पिछले 4 साल से ही इंदौर है। ए इसका सही आंसर है। इंदौर ने जो है रिकॉर्ड बनाया है बाय विनिंग द टाइटल ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी फॉर 4th टाइम इन अ रो। और सेकंड पोजीशन पे रहा है सूरत, थर्ड पे रहा है नवी मुंबई। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, रामनंदा वॉज ओरिजिनली अ फॉलोवर ऑफ रामानुजा। रामानंदा जो है वो ओरिजिनली फॉलोवर है रामानुजा के, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है, मीराबाई बिकम अ डिसिपल ऑफ रविदास, अ सेंट फ्रॉम कास्ट कंसिडर्ड अनटचेबल। मीराबाई जो है अछूत जाति के संत रविदास की शिष्य बनी थी, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सूरदास जो है वो डिसिपल थे वल्लभाचार्य के, ये बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ उन्होंने पॉपुलराइज किया था कृष्णा कल्ट को नॉर्थ इंडिया में, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो तीनों की तीनों बिल्कुल सही है। और आपसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट गांधी स्टार्टेड हिज दांडी मार्च। किस तारीख को गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था। ऑप्शंस आर मार्च 12, मार्च 18, मार्च 15 और अप्रैल 6। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये स्टार्ट की गई थी मार्च 12 को। ओके, मार्च 12 1930। और अभी जो है इसको कितने ईयर हो गए हैं, 91 ईयर्स अभी हुए हैं इसको। अभी 12 मार्च को जो है
दांडी मार्च को 91 ईयर्स हो गए हैं। इसके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। जो दांडी मार्च है इसको सॉल्ट मार्च भी बोला जाता है, सॉल्ट सत्याग्रह भी बोला जाता है, दांडी मार्च भी बोलते हैं और दांडी सत्याग्रह भी बोलते हैं। ये एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था कॉलोनियल इंडिया में, जिसको लेड किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये 24 दिन का मार्च था, 24 डे मार्च था ये, जो स्टार्ट हुआ था 12 ऑफ मार्च 1930 में और एंड हुआ था ये 5 ऑफ अप्रैल 1930 में। और ये क्या था, ये एक डायरेक्ट एक्शन कैंपेन थी टैक्स रेजिस्टेंस के लिए एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।